पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। कई लोग तो इस पे तनकीद कर रहे हैं कि ये कैसा मुल्क है कि 75 साल में पहली नेशनल सिक्योरिटी। मजा आया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से उस पॉलिसी 55 पेपर कहते हैं, पेपर 55 वो उसके डॉक्यूमेंट वो खुदा दा ना लो यार, कोई रोटी का बंदोबस्त करो लोगों। सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मीडिया टुडे में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को अब जाकर समझ में आया है कि इतने सालों तक हम कश्मीर कश्मीर करते बैठे, इसी वजह से पूरा पाकिस्तान आज डूबने वाला है। इसलिए पाकिस्तान ने सिक्योरिटी पॉलिसी जाहिर की है। इसमें यह कहा गया है कि अगले 100 सालों तक भारत से युद्ध नहीं करेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे जाकर ही पता चलेगा। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान को पता चला है कि ये भारत के आगे कभी टिक नहीं सकती। इसी वजह से पाकिस्तान ऐसे सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है। पाकिस्तान आज डूबने की कगार पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के बीच कोई 100 ईयर्स तक नो हॉस्टिलिटी और बड़े ही एक पीसफुल माहौल रखने की, ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके ट्रेड टाइज को दोबारा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जहां तक तो ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था और उसके बाद उसका पूरा एज एन सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ये उसकी ड्यूटी थी कि सारा जो अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी अटेंशन है, वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन 75 साल ज़ाया कर दिए गए फजूल किस्म की आइडियोलॉजिकल वो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज में, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के साथ एक परमानेंट वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन में। अगर इस पॉलिसी को सीरियसली लिया जाए और डॉक्टर मोईद यूसुफ जो है, एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर ही किसी कॉन्फ्रेंस में, एंड इज यंग मैन, इंटेलेक्चुअल हैं, यानी एकेडमिक हैं, तो इनकरेज करना चाहिए कि वो इस किस्म की बात लेके आए हैं। जाहिर है पाकिस्तान में उन पे फिर अब सवाल होगा कि जी अगर 100 साल अगले आप इंडिया के साथ जो है जंग और या कॉन्फ्रंटेशन, 75 साल तो कॉन्फ्रंटेशन में गुजरे हैं, तो ये कहना कि अगले 100 साल नहीं होंगे इन इटसेल्फ इज अ बिग बिग ब्रेक अगर वर्डिंग देखी जाए। लेकिन उसके अमल के लिए फिर क्या होगा, जो लोगों ने पूछा है, तो क्या कश्मीर वाली हमारी पॉलिसी जो है वो इसके बाद खत्म हो गई है? तो मेरे ख्याल से एक्चुअली वो खत्म बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। मैंने कई दफा एक्सप्लेन किया है कि अगर आप जंग करके कश्मीर ले सकते हैं तो आप ट्राई कर लें, सत्यानाश हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का हो जाएगा। 1948 में, उसके बाद 1971 में जब ये लाइन सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल बना, तो वो तारीख ने एक बॉर्डर, वर्किंग बॉर्डर, प्रैक्टिकल बॉर्डर, डी फैक्टो बॉर्डर, जो भी आप टर्म इस्तेमाल करना चाहें, वो एस्टेब्लिश कर लिया गया है। उसमें जस्टिस, इनजस्टिस सब पे बात हो सकती है अगर आप करना चाहें, किसने क्या किया और ये क्यों हुआ। आई एम रेडी टू टॉक टू यू। लेकिन 75 साल इस मसले को जिंदा रखने के बाद अगर अगले 100 साल इससे निजात पानी है तो लाइन ऑफ कंट्रोल को आपको मानना ही पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। मेरी पोजीशन इसमें बिल्कुल क्लियर है और ये पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के पास भी एक कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो कि
अगर पुराने कश्मीर की बात की जाए, और देखें पुराना कश्मीर का जो बॉर्डर है ना, अगर पुराना प्रिंसली स्टेट हो तो वो बिब्बर तक यानी गुजरात जेलम तक आता है। पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी थी 47-48 में, वो इसलिए नहीं थी लड़ी कि ये वापस दे दिया जाए। पाकिस्तान ने ये लाके कभी नहीं देने, और ना इंडिया जंग करके वो हमसे ले सकता है। इसके बिल्कुल द ऑपोजिट, यू कांट वेज अ वॉर ऑन कश्मीर विथ इंडिया एंड गेट द इंडियन कश्मीर। तो अगर 100 साल अगले नई जंग करनी, अमन से रहना है और अंडरस्टैंडिंग से रहना है, नॉर्मल जो नेबर्स होते हैं, ट्रेड करनी है, कल्चरल एक्सचेंज करनी है। देखिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत एडवांस्ड है, हम बजाय अपने लोगों को बाहर भेजने के वहां भेज सकते हैं, बेतहाशा आपको फायदे हो सकते हैं। पहले रवायती सिक्योरिटी यानी कि इंडिया और बाकी ममालिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, अफगानिस्तान ये वो तो सारी जगह ठीक है, लेकिन अब गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि इकोनॉमी पे बात करना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इक्तिसादियात को ठीक करना है, इन चीजों पे वो कह रहे फोकस करना है। और वो कह रहे हैं भारत से अगले 100 साल भी जंग नहीं करनी। तारड़ साहब आप कैसे देखते हैं? बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब यूरोप गए हुए थे, स्पेन और रोमानिया में, वहां पे उन्होंने कश्मीर का जिक्र मेन स्ट्रीम किया ही नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया। तो क्या आप पहले तो इस सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को और इस जो आउटलुक है इसको आप कैसे देखते हैं? जी बस अब इस पे मैं पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और ये सब कुछ, ये एक मजाक लग रहा है, बिल्कुल ब्लंडर। वो पूछे किस तरीके से, दो स्टेटमेंट्स आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की और आपके प्राइम मिनिस्टर की, जब दो चीजें कहूंगा तो ये सारी उसमें जीरो हो जाती है। वो किस तरीके से कि मोईद यूसुफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी है कि जब आप बाहर से पैसे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, IMF से या जहां कहीं से भी लेते हैं, और आपकी पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलवेज बाहर के पैसों से मकरूज रहते हैं, नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट आपके वजीर आजम साहब ने दी है कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से अंडर थ्रेट है। जब ये 2 चीजें आपने बयान कर दी हैं, उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तो को नहीं बनता। आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है, आप आजाद ही नहीं है किसी चीज में। आप खुद किस तरीके से डिटरमिन कर लेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कि जब आप ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? जब आपका स्टेट बैंक चलाने वाला गवर्नर जो है IMF का अपॉइंटी हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर IMF का अपॉइंटी हो, एक्स उनका एम्प्लॉई हो, तो आपकी कौन सी पॉलिसी, किस पॉलिसी की बात करेंगे आप? दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो बिल्कुल स्पेन गए हैं और रोमानिया गए हैं, वो बोर हो चुके थे। उनका दौरा सिर्फ मेरे ख्याल में तो तकरीबन जाती नौयत का था। मैंने जब उसके बारे में डिटेल देखने की कोशिश की कि वो क्या करने गए हैं। स्पेन में वो गए हैं क्योंकि वहां पे आपके डिप्लोमेटिक उनके साथ रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। शाह साहब आपके 110 मुल्कों में एम्बेसी हैं, अब आप 110 मुल्कों में जाएंगे अपनी हर एम्बेसी खोलने की एनिवर्सरी में? और आपके मुल्क के अंदर आपके हालात इतने खराब हैं, महंगाई और आपकी इकोनॉमी, आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप एनिवर्सरियों पे जा रहे हैं वहां पे। और दूसरा जाके आप वहां लोगों को कह रहे हैं हमारे साथ ट्रेड करें। किस चीज का ट्रेड करें आपके साथ? आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप क्या इंपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं? आपने जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ा दिए, आप कोई चीज यहां पे असेंबल करने और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं आप? तो ये एक मजाक है जिसको मेरा मतलब बार बार किया जा रहा है। बल्कि मैं हैरान हूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बहाने पे एक इतना बड़ा इज्तिमा किया गया, लोगों की उस दिन जिंदगियां इस्लामाबाद में अजीरन की गई होंगी, एक बहुत बड़ा बजट बना होगा, चाय पानी पे बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा, लेकिन उस पर क्या है वो, मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। मोईद यूसुफ साहब की मैंने स्पीच बड़े प्यार के साथ सुनी है, बार बार सुनी है। उन्होंने उसमें एक जिक्र किया है कि हर पाकिस्तानी शहरी का हमारा फर्ज है कि उसकी मुआशी और उसकी फिजिकल सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। ये कौन सा मजाक है आपका?